हेलो बच्चों। लेक्चर के इस पार्ट में हम लोग प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस के बारे में बात करने वाले हैं। जब किसी कंटेनर में गैस रखी जाती है तो वो गैस उसके साइड वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट करती है, और ये प्रेशर कितना होता है, ये प्रेशर वो कितना क्रिएट करती है, और ये प्रेशर उनके उस गैस के किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इस डेरिवेशन में हम लोग इस डेरिवेशन में यही वाली बात सीखने वाले हैं। पहले मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आप देखो वो क्या है कि कोई कंटेनर है और इसके अंदर ये गैस भरी हुई है। एक कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। और आप ये देखो कि ये जो इसके अंदर रेड कलर के आपको बीड्स दिखाई दे रहे हैं, जो रेड कलर के बीड्स दिखाई दे रहे हैं वो उसी गैस के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो बीड्स है ना, वो कंटेनर के अंदर मोमेंट है, वो बेसिकली मोमेंटली है, वो लगातार मोशन में है, तो वो रेस्ट में नहीं है। और ये जाकर के साइड वॉल से कोलाइड कर रहे हैं, और कोलाइड करने के बाद वापस रिटर्न आ रहे हैं, फिर अलग अलग साइड वॉल्स पे कोलाइड कर रहे हैं, रैंडमली कोलाइड कर रहे हैं। और ये जो रैंडम कोलिजन है उनका साइड वॉल्स के थ्रू, ये कोलिजन ही बेसिकली प्रेशर का कारण है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस on its side walls, then you can say it's only due to collision। तो क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, साइड वॉल्स पे इस जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मल्टीपल टाइम्स कोलाइड कर रहे हैं, तो ये कोलिजन ही है बेसिकली क्या कर रहा है, साइड वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। पर आखिर ये प्रेशर की वैल्यू होगी कितनी, ये प्रेशर का वैल्यू आएगा कितना, यही हमें सीखना है। तो हम लोग डेरिवेशन के इस पार्ट में यही काम करने वाले हैं। अब देखो, अभी मैंने आपको दिखाया, जैसा कि मैंने आपको 3D डायग्राम में दिखाया कि यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर था और एक कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई थी। कंटेनर के अंदर क्या एक गैस भरी हुई थी, और ये जो गैस था, ये जो आपकी गैस थी, ये जो गैस थी वो बेसिकली उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे वो साइड वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, और उसी की वजह से हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रेशर को कैलकुलेट करना है कि आखिर वो कितना प्रेशर क्रिएट करेगी। यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, थोड़ा मैं अपने पेन का सेटअप बना लेता हूँ। काम बची है, कुछ काम नहीं कर रही है, इसी बात देखते हैं इसको क्या इशू है। आप मेरे वीडियो के इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं कि इसको एडिट करना होगा। आप 1 मिनट वेट करें। ठीक है, तो अभी आप देखो ये पेन मेरा रेडी हो गया, पेन टैब मेरा रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि देखो, जैसे मान लो ना आपके पास एक कंटेनर है, तो एक क्यूबिकल शेप का कंटेनर है, और इस क्यूबिकल शेप के कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक मैंने रेफरेंस एक्सिस ले लिया, एक्स वाई और जेड एक्सिस, और यहाँ पर मैंने इसको, ये है ओरिजिन, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक मैंने क्यूबिकल शेप का कंटेनर बना दिया। तो देयर इज अ कंटेनर फिर क्यूबिकल शेप का अपने पास कंटेनर बन गया, राइट। ये देखो, ये कंटेनर मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये कंटेनर। अब देखो, इस कंटेनर का एक अपना लेंथ होगा, ठीक है, और इसकी अपनी विड्थ होगी, क्योंकि मैंने इसको पहले से कह दिया कि क्यूबिकल शेप का है, तो इसके तीनों डायमेंशंस को आप एल और एल ले सकते हो। और अब क्या है, यहाँ पे
इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, तो अगर आप कोई गैस भरोगे तो बेसिकली गैस का मतलब कि उसके मॉलिक्यूल्स, देयर आर द मल्टीपल मॉलिक्यूल्स, अनकाउंटेबल मॉलिक्यूल्स, है ना, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं वो यहाँ पे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो रैंडमली दे आर मूविंग हियर एंड देयर, वो इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी जो मॉलिक्यूल है, अगर आप किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़ लोगे, कोई सी एक मॉलिक्यूल को ले लो और देखो कि आखिर वो मैक्सिमम कितने डायमेंशंस में जा सकता है, तो बेसिकली 3 होगा, ठीक है। एक आपका हो जाएगा, एक हो सकता है आपका along the x axis, मे बी ये क्या करें, along the x axis, मे बी along y axis एंड मे बी along z axis, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी होगा वो उसको आप उसके 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक तो x डायरेक्शन में vx, और दूसरा y डायरेक्शन में vy, और तीसरा vz डायरेक्शन में z डायरेक्शन में vz। ये बेसिकली 3 डायरेक्शंस में इसका वेलोसिटी लिखा जा सकता है। हम इस कंटेनर के दो साइड वाल्स को देख लेते हैं। दो साइड वाल्स को हम इस कंटेनर के दो साइड वाल्स को हम लोग देख लेते हैं। एक तो इसका ये वाला साइड वाल मान लो, इसको तुम S1 मान लो, और ये वाले साइड वाल को तुम S2 मान लो, ठीक है। तो ये दो साइड वाल्स हैं, एक है S1 और एक है S2, और हम डेरिवेशन को यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा दो साइड वाल है, और मान लो कि कोई भी पार्टिकल ये साइड वाल 1 से साइड वाल 2 के बीच में जा रहा है, और वापस आकर के वो इन्हीं दोनों के बीच में वो टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ इससे कोलाइड कर रहा है। तो जा तो हर डायरेक्शंस में रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं, हमने दो ही साइड वाल्स को लिया है, साइड वाल S1 और साइड वाल S2, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कोई पार्टिकल गया S2 से कोलाइड किया, फिर वापस आया S1 से कोलाइड किया, और ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक साइड वॉल मैंने यहाँ पे S2 बना लिया। तो ये देखो, ये अपना जो साइड वॉल है, ये S2 है, ये अपना साइड वॉल S2 है, और मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये अपना S2 साइड वॉल। ये कौन सी एक्सिस है, आप देखो, तो ये वाली एक्सिस क्या है, ये वाली आपकी x एक्सिस है। कोई भी मॉलिक्यूल यहां से, मान लो कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा, तो एक्चुअली ये जो मॉलिक्यूल आएगा ना, तो इस मॉलिक्यूल के पास एक तो यही वाली वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन वाली, जिसको हम vx बोलेंगे। बाकी इसके अलावा दो चीजें और भी हैं, एक है आपका vy और दूसरा है आपका vz। लेकिन ये जो दोनों vy और vz है, वो इस S2 सरफेस के टेंजेंट पे। अगर आप इस S2 सरफेस को देखो, तो ये S2 सरफेस कुछ ऐसा है, ये है आपका S2 सरफेस, ये क्या है, S2 सरफेस बेसिकली है आपका किधर, एक तो ये y में, और ये क्या है, z में। तो ये जो आपका S2 सरफेस है वो क्या है, इधर आपका yz डायरेक्शन में। तो ये जो yz है, ये दोनों टेंजेंट टू द सरफेस, ये दोनों टेंजेंट है, ये दोनों क्या है, टेंजेंशियल है इस सरफेस के। तो vx के अलावा बाकी जो दो होगा वो क्या होगा, आपका टेंजेंशियल होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपका मॉलिक्यूल है, इसमें बाकी ये जो, मान लो मैं इधर लिखता हूं, उसको मैं लिखूंगा vp। ये आपका पार्टिकल आया और यहां से कर गया कोलाइड करने के बाद ये रिटर्न आएगा। जब कोलाइड करने के बाद ये रिटर्न आएगा, तो यहाँ पे vx का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पहले vx का डायरेक्शन प्लस आई कैप था, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। लेकिन इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी में, टेंजेंशियल का मतलब vy और vz, फिलहाल इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो ये आया x एक्सिस पे, ये आ रहा है आपका इस साइड वाल पे आया, कोलाइड किया किसी थीटा एंगल पर, और फिर थीटा एंगल से रिटर्न हो गया, ये थीटा एंगल पे रिटर्न हो गया। ऐसा करते हुए इसका x कंपोनेंट, इसके वेलोसिटी का x कंपोनेंट ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया, पर y और z ने नहीं चेंज किया। यहाँ जो कोलिजन हो रहा है वो कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन में हमारी वेलोसिटी नहीं चेंज होती है। तो ये आपने देखा, इलास्टिक कोलिजन में अगर ये आया vx से, तो वापस भी vx से गया। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इलास्टिक कोलिजन में नहीं चेंज होता। अच्छा देखो,
आखिर जब ये यहाँ पे आया तो ये देखो, ये जो आपका मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है उसका भी एक अपना मास है, इसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो अगर मान लो इसका मॉलिक्यूलर मास m के बराबर है, व्हाट इज दिस m? दिस m इज द मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। अब ये जो मॉलिक्यूलर मास, ये जब यहां से कोलाइड करके गया, देयर इज सम चेंज इन द मोमेंटम। क्या होगा? यहां पर मोमेंटम का चेंज होगा। मोमेंटम का चेंज कितना होगा? तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको अगर मैं पॉजिटिव को प्लस मानूं, अगर मैं एक्स एक्सिस को प्लस मानूं और अपोजिट टू द एक्स एक्सिस को मैं माइनस मानूं, तो इसके बाद का जो मोमेंटम है वो m इंटू माइनस वी एक्स है। ये क्या है? ये इसका फाइनल मोमेंटम है। और इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो है m इंटू वी एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने प्लस और माइनस का अजम्पशन कैसे किया है? मैंने x को पॉजिटिव माना है और अपोजिट टू x को मैंने नेगेटिव माना है। तो यह pf का वैल्यू m इंटू माइनस वी एक्स और pi का वैल्यू m इंटू वी एक्स। नाउ टू टॉक अबाउट कि आखिर इसका मोमेंटम कितने से बदला है। ठीक है, तो इसका चेंज इन द मोमेंटम है डेल्टा p। डेल्टा p बेसिकली होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल, राइट? p फाइनल माइनस p इनिशियल है। अगर हम इसको ए वेक्टरली मैंने इसको लिख दिया तो p फाइनल हो जाएगा माइनस mvx और माइनस ऑफ mvx। तो इस केस में डेल्टा p का वैल्यू कितना होगा? ये आ जाएगा माइनस 2mvx। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू हो जाएगा 2m इंटू vx। ये आ जाएगा चेंज इन द मोमेंटम। मींस अगर पार्टिकल इस साइड वॉल के S2 पर, इस साइड वॉल के, इस कंटेनर के S2 साइड वॉल पे कोलाइड हो रहा है, तो कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम कितने से बदलेगा? और वो आ जाएगा, वो हो जाएगा 2m इंटू vx। पर इस मोमेंटम को बदलने में एक टाइम तो लगा ही होगा। इस मोमेंटम को चेंज होने में कुछ तो टाइम लगा होगा। कितनी देर में मोमेंटम बदला? और मोमेंटम को बदलने में उतना ही समय लगेगा जितने समय तक ये पार्टिकल इसके कांटेक्ट में रहा। ठीक है, अब बात ये आती है कि आखिर कितने देर कांटेक्ट में रहा। तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो ये आपका साइड वॉल, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? साइड वॉल। ये क्या है? साइड वॉल है। ये दूसरा वाला साइड वॉल है। ये दो साइड वॉल्स हैं। ठीक है, एक साइड वॉल यहाँ पे S2 है और ये वाला साइड वॉल क्या है? S1 है। दोनों साइड वॉल्स के बीच के अगर के डिस्टेंस हम देखें तो दोनों साइड वॉल्स के बीच का डिस्टेंस L के बराबर है। आप ये देखो, आप यहाँ पे ये पार्टिकल, ये कोई भी देखो, ये पार्टिकल, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो मॉलिक्यूल है, ये यहां से निकल करके यहां पे जा रहा है। तो ये मॉलिक्यूल यहां से मान लो टकरा करके यहां पे चला होगा, फिर यहां पे पहुंचा होगा। ठीक है, तो यहां थोड़ी देर में कांटेक्ट में रहा होगा, कांटेक्ट के बाद ये रिटर्न चला गया। अब ये मॉलिक्यूल को यहां से आने में कितना समय लगेगा? तो जो इसकी स्पीड है वो क्या है? दैट इज द vx। ये लेंथ कितना है? l के बराबर। इसको टाइम कितना लगा यहां से यहां तक आने में? दैट इज, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम बराबर डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो आप ये देखो, ये इसको कितना टाइम लगेगा इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल को यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में, प्लीज, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? ये लगेगा, किसी भी मॉलिक्यूल को यहां से यहां तक आने में कितना लगेगा? दैट इज L बाई vx। रिटर्न में जाने में कितना समय लगेगा? फिर वापस जाने में कितना समय लगेगा? वंस अगेन L अपॉन vx। मींस किसी एक मॉलिक्यूल को इस साइड वॉल से यहां तक आने में, फिर वापस रिटर्न जाने में जो टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा L बाई vx प्लस L बाई vx, दैट इज 2L बाई vx। ये टाइम लगेगा। ये मॉलिक्यूल, ये इस पॉइंट पर कोई एक मॉलिक्यूल टकरा के गया और जैसे ही टकरा के गया कोई दूसरा मॉलिक्यूल यहां पे आ गया।
तो जैसे यहां से आया, यहां टकराया, फिर ये रिटर्न चला गया, यहां पे दूसरा कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल कितनी देर बाद आएगा, तो वो भी तो वही कर रहा है, यहां से ये इधर गया होगा, फिर ये वापस आया होगा, तो कितने समय बाद वापस आया होगा, इसी टाइम के बाद, 12/vx। तो अगर आप एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल देखो ना, तो 12/vx के बराबर होगा। ये बात को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, शायद यहाँ पे थोड़ी आपको मुश्किल हो सकती है, ठीक है, कि आखिर ये 12/vx कैसे आया। जैसे तुम सोचो कि जैसे मान लो ये पहला मॉलिक्यूल था, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल यहां से अभी मान लो ये फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है और ये अभी फिलहाल यहीं पे कोलिजन कर रहा है, तो इसके बाद ये रिटर्न जाएगा, रिटर्न जाके रिटर्न वापस यहाँ पे जाएगा, तो L/Vx, इसको टाइम लगेगा, यहां से कोलिजन करके फिर ये वापस आएगा, तो यानी इस एक मॉलिक्यूल को यहां से यहां तक जाने में और वापस आने में कितना समय लगेगा, यहां से यहां तक जाने में और वापस आने में कितना समय लगेगा, 12/vx। और ऐसा हर एक मॉलिक्यूल के को लगेगा, हर एक मॉलिक्यूल को यहां से यहां तक जाने में फिर वापस आने में 12/x का समय लगता है। और एक मॉलिक्यूल यहां पे टकरा है, उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल टकरा रहा है, ठीक है, तो दूसरे ये दोनों के बीच का गैप कितना होगा, तो ये टकरा के जब यहां से जा करके वापस आएगा तभी तो फिर ये वाला यहां से तब यहां से अपनी जगह छोड़ेगा और ठीक, और दूसरा वाला आ जाएगा, तो जितना इसको यहां से यहां तक जाने में और वापस यहां तक आने में समय लगेगा, उतना ही दो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन का गैप है। और इतने ही देर तक ये इसके कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल इस s2 साइड वॉल के साथ कितने समय तक कांटेक्ट में रहेगा, जितना कि दो मॉलिक्यूल के बीच में गैप मिल रहा है, टाइम गैप मिल रहा है कोलिजन का, उतने समय तक ये कांटेक्ट में रहेगा, दैट इज द 12/2x। अब आप ये देखो, अब यहाँ पे आपने ही पढ़ा था भाई कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है, तो आपने ही पढ़ा था कि जो फोर्स है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो आखिर यहाँ पे इस कोलिजन के दौरान आखिर यहाँ पे कितना एवरेज फोर्स एक्सर्ट हुआ, एवरेज कितना आ जाएगा, तो दैट इज द डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा पी का वैल्यू आ जाएगा 2m into vx, जैसा ऑलरेडी हमने डिराइव कर लिया है, और डेल्टा टी का वैल्यू आ जाएगा 12/vx। तो आप यहां से देखो तो 2 से 2 चला गया और ये क्या बच हो गया भाई, हो जाएगा m/l into vx स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा एफ एवरेज की, क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, इतना फोर्स क्या होगा एक्सर्ट, m/l into vx स्क्वायर। ऐसा तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल कर रहा है, ऐसा सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल कर रहा है। तो ये मल्टीपल मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास मल्टीपल मॉलिक्यूल है तो सारे मॉलिक्यूल का एवरेज क्या हो जाएगा, तो पहले का m/l vx1 स्क्वायर, vx मतलब स्पीड इन द x डायरेक्शन, और फर्स्ट मींस क्या होता है, पहला वाला मॉलिक्यूल, दूसरा वाला मॉलिक्यूल m/l vx2 स्क्वायर, राइट। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो nth वाले मॉलिक्यूल के बारे में क्या लिखेंगे, दैट इज vxn स्क्वायर। नाउ f इज इक्वल टू m/l and you can say that it is the vx1 square plus vx1 square plus vx2 square, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से समीशन इसका होता जाएगा, या मैंने समीशन साइन गलत किया, इसको यूज नहीं करना चाहिए था, सिंपल ऐसा ही लिख लो, आप इसको लिख सकते हो, अब ये लिख लो f बराबर हो जाएगा m/l into सिग्मा vx स्क्वायर। नाउ पहले मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो vx सिग्मा vx स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 1/3 सिग्मा v स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है, ये बात हमने पहले देखा था। ये सिग्मा vx का जो स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो 1/3 सिग्मा v स्क्वायर के बराबर होता है। नाउ ट्राई टू रिप्लेस इट, आप इसे रिप्लेस करो तो हो जाएगा m/l, क्योंकि यहाँ पे vx और vy और vz तीनों की वैल्यू बराबर होती है, यहाँ से ये वाला जो है ये, ठीक है, ये वाली बात पहले से हमको पता है कि सिग्मा vx स्क्वायर का वैल्यू 1/2 सिग्मा v स्क्वायर के बराबर होता है। अब आ जाएगा m/l into 1/3 सिग्मा v स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा एवरेज फोर्स। ना अगर हम यहाँ पे प्रेशर के बारे में बात करें तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया।
फोर्स कितना, m बाई एल इंटू 1/3 सिग्मा v स्क्वायर। एरिया कितना भाई, एरिया देखो तो इसका एरिया कितना हो जाएगा साइड वॉल का, तो लेंथ कितना है l है और ब्रेड्थ कितना है l के बराबर है, तो एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका एल स्क्वायर के बराबर, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा m बाई 3 एल क्यूब इंटू सिग्मा v स्क्वायर, राइट। m बाई 3 एल क्यूब इंटू सिग्मा v स्क्वायर। एक काम करते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको रिजल्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के जाते हैं और हम यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करके n से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा m इंटू n अपॉन एल क्यूब और ये हो जाएगा सिग्मा v स्क्वायर बाई n। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, m क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। नाउ दिस p इज इक्वल टू 1/3 m इंटू n। m है एक मॉलिक्यूल का मास, n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द टोटल मास, इट इज द टोटल मास ऑफ द गैस सैंपल। ये क्या हो जाएगा, दिस इज द टोटल मास। ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब क्या है, इस क्यूब का वॉल्यूम है, इट इज द मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। सिग्मा वी स्क्वायर बाई एन, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि सिग्मा वी स्क्वायर बाई जो एन होता है वो बेसिकली इसके वी आर एम एस स्क्वायर को इंडिकेट करता है, क्योंकि वी आर एम एस का जो वैल्यू होता है वो आता है सिग्मा, ये आता है रूट ऑफ वी स्क्वायर, ठीक है, दैट इज अ सिग्मा वी स्क्वायर। देखो ये क्या और हो जाता है भाई, राइट, सिग्मा वी स्क्वायर बाई एन के बराबर होता है, राइट। ये वी आर एम एस की वैल्यू होती है सिग्मा वी स्क्वायर बाई एन के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, क्या आ जाएगा वी आर एम एस स्क्वायर। और आप ये देखो P इज इक्वल टू, ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 1/3 मास बाय वॉल्यूम इज बेसिकली डेंसिटी इनटू वी आर एम एस स्क्वायर। देन जो P की वैल्यू आ जाएगी, ये जो आ जाएगा P की वैल्यू आ जाएगी 1/3 रो इनटू वी आर एम एस स्क्वायर। और ये बेटा जो है आपका P, जो आपका P है वही है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन इट्स साइड वॉल, ठीक है। तो इतनी ही जो प्रेशर है, कोई भी गैस है वो इतनी ही प्रेशर अपने साइड वॉल्स पे एक्सर्ट करेगी, जहां पे रो क्या है, रो इज बेसिकली डेंसिटी, गैस की डेंसिटी है, ये क्या है उसकी डेंसिटी है, और वी आर एम एस क्या है उसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इस आरएमएस की वैल्यू को आप लोग केटीजी से मैंने बताया था, इस वी आर एम एस की वैल्यू को आप 3RT/m से भी निकाल सकते हैं, और अगर आप इस 3RT/m से निकालते हैं तो इसको भी वापस रखने पर एक और नया फार्मूला आपको मिल सकता है, पर बेटर है कि आप VRMS यहां से निकाल दो, फिर उसको 1/3 रो VRMS स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दो, और ये जो आपको वैल्यू मिलने वाली है यही फाइनली इसके गैस के साइड वॉल्स पर प्रेशर। बात आती है कि सर इस डेरिवेशन में याद रखने वाली बात क्या है, कैसे चीजों को याद रखें। तो आपको इस डेरिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम की कोलिजन में मोमेंटम का चेंज होता है, जो की कॉन्सेप्ट है, जो की कॉन्सेप्ट है इस पूरे डेरिवेशन में वो यही है, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसा इसको आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूं कि व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले तो ये है आपका चेंज इन द मोमेंटम, या मोमेंटम का चेंज पता करो, राइट। तो दूसरा ये जो टाइम गैप है, जो दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल है, जो आप 2L/Vx के बराबर हो रहे हैं, आप इसको निकालो, ठीक है। 2L/Vx के बराबर है, आप इसको निकालो। इसके अंडरस्टैंडिंग में, इसको समझने में थोड़ा सा समय आपको लग सकता है, पर मुझे लगता है अगर आप मल्टीपल टाइम इस बात को देखोगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से एक कोलिजन के बाद जो अगला कोलिजन है उसका जो टाइम इंटरवल है वही इसका कांटेक्ट टाइम है, उतनी ही देर तक कोई भी पार्टिकल
उतनी ही देर तक कोई भी पार्टिकल बेसिकली यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ इसके कांटेक्ट में रहेगा। फिर उसके बाद फिर आप एफ एवरेज का फार्मूला डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये आपने मैकेनिक्स में पहले ही पढ़ा है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी करो, फिर आपका कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है और उसके बाद आप इस रिजल्ट पे पहुंच गए। ये जो आपका जो प्रेशर है वो 1/3 रो इंटू वी आर एम एस स्क्वायर के बराबर। तो मैं ये वीडियो अभी मैं अपलोड कर रहा हूं, आप इसको देखो। अगर आपको लगे कि अगर आपको इसमें कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नजर आए तो आप मुझे बताओ। अगर आपको लगे कि इसके बाद भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, देन आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दिस टाइप ऑफ सेशन। और अगर बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। स्पीड आपको ज्यादा लग रही है तो आप बताओ, उसको भी हम लोग रिड्यूस करेंगे, पर इससे क्या होता है तो टाइम बढ़ जाता है, इस वजह से हम स्पीड ऐसे, ठीक है। थैंक यू।